नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप। आज हम बात करेंगे पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की। पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, यह पेपर आपके बीए पार्ट 3 में प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में आता है। इसके तहत हम जो पश्चिमी जो चिंतक हुए उनकी बात करेंगे। और जब भी हम पश्चिमी चिंतन की बात करते हैं तो आपका ये जानना आवश्यक है कि पश्चिमी चिंतन की शुरुआत यूनान से मानी जाती है, या यूँ कह दीजिए कि यूनान के कुछ ऐसे दार्शनिक हुए जिन्होंने पश्चिमी चिंतन की आधारशिला रखने का कार्य किया। और उनमें जो प्रथम नाम आता है वह है सुकरात, और फिर सुकरात के बाद में उनकी गुरु शिष्य परंपरा की 3 पीढ़ियाँ, जिनमें सुकरात के शिष्य प्लेटो और प्लेटो के शिष्य अरस्तु का नाम प्रमुखतया आता है। तो आज हम बीए पार्ट 3 के इस प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के रूप में अध्ययन करेंगे। यह प्रश्न पत्र आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा और कई प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी इस प्रश्न पत्र का बहुत महत्व है। तो हम शुरुआत करते हैं। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की शुरुआत यूनानी चिंतन से मानी जाती है। और यूनानी चिंतन की शुरुआत की बात करें तो वह सुकरात से मानी जाती है। लेकिन क्या कभी दिमाग में ये प्रश्न नहीं आता कि क्या यूनानी चिंतन से ही पाश्चात्य चिंतन की शुरुआत मानी जाएगी? क्या सुकराती व प्रथम दार्शनिक था या प्रथम विचारक थे जहाँ से यूनानी चिंतन की शुरुआत मानी जाती है? ऐसा नहीं है मित्रों। आपको ये जानना होगा, सुकरात से पूर्व भी वहाँ कई दार्शनिक हुए, कई विचारक हुए, लेकिन उनके जो विचार थे, उनके जो सिद्धांत थे, वे व्यवस्थित नहीं थे और राजनीतिक दृष्टिकोण से एक जो तारतम्यता, एक व्यवहारिकता, एक जो सामंजस्यता जो दिखाई देनी चाहिए वह उनके चिंतन में नहीं दिखाई देती। सुकरात से पूर्व के जो विचारक थे उनको हम सोक्रेटिस विचारक के रूप में जानते हैं। सोक्रेटिस विचारक। अब ये सोक्रेटिस जो चिंतक थे, इनकी अपनी कुछ विशेषताएं थी। एक तो ये जो सुकरात से पूर्व के जो ये चिंतक थे, जो ये इसकी अपनी विशेषताएं थी, इसके अपने लक्षण थे, और उसको अपन कुछ बिंदुओं से यहाँ स्पष्ट करना चाहेंगे। पहला तो ये है कि ये जो विचारक थे, ये जो व्यक्ति थे, लोग थे, ये पेशेवर शिक्षक हुआ करते थे। ये अपनी रोजी रोटी, अपने जीवन यापन के लिए शिक्षोपार्जन का कार्य करते थे और बदले में कुछ धन अर्जित करते थे, जिससे अपना जीवन यापन करते थे। यानी ये पेशेवर शिक्षक थे। ये इनकी भावना मूलतया शिक्षक प्रवृत्ति की नहीं होकर एक पेशेवर शिक्षक की इनकी प्रवृत्ति थी। तो इनके स्वाभाविक रूप से कि इनके ज्ञान में भी भिन्नता थी, ज्ञान में अस्पष्टता थी। दूसरा जो बिंदु है वह है कि इनकी सबकी शिक्षा का स्वरूप अलग अलग था। तो यहाँ कोई सिलेबस नहीं था, यहाँ शिक्षा का कोई पैमाना नहीं था, यहाँ शिक्षा का कोई एक मुख्य आधार नहीं था। और इन्होंने जैसा अपने मन में आया, जैसा अपने दिमाग में आया, उसी प्रकार की इन्होंने शिक्षा व्यवस्था को तात्कालिक समय में प्रचलित कर दिया और लोग भी उसमें रुचि लेने लगे। तीसरी जो बात थी, ये जो शिक्षक होते थे, पेशेवर शिक्षक, ये सत्ता के प्रति बहुत चापलूस होते थे। और सत्ता के प्रति चापलूस होने के कारण ये जैसा सत्ता चाहे वैसा ये अध्ययन अध्यापन का कार्य करते थे।
इनका कोई भी विचार, इनका कोई भी सिद्धांत सत्ता के सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं जा सकता था। और जब इस प्रकार का कोई चिंतन होता है तो स्वाभाविक रूप से उस चिंतन में मौलिकता की कमी होती है, उस चिंतन में, उस ज्ञान में व्यवहारिकता की कमी होती है। वो इन विचारकों के चिंतन में भी थी। चौथी जो मुख्य बात है कि इन सभी चिंतकों ने अपने अपने हिसाब से न्याय की अलग अलग परिभाषाएं दी और जैसा इन्होंने अपने दृष्टिकोण से समझा उसी को इन्होंने न्याय माना और उसी को इन्होंने लोगों के बीच, जनमत के बीच, सामान्य जनता के बीच प्रचारित किया। और इसका प्रभाव ये हुआ कि हर व्यक्ति ने न्याय की परिभाषा अपने हिसाब से बनाना शुरू कर दिया कि मेरे हिसाब से यदि किसी को पीट कर भी कोई वस्तु छीनता हूँ तो वो मेरे हिसाब से न्याय है। लेकिन क्या वह वास्तव में न्याय है? वह वास्तव में न्याय तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अन्याय करके अगर कोई काम किया जाता है तो वो न्याय कैसे हो सकता है? आपके अनुसार न्याय हो सकता है लेकिन सामने वाले व्यक्ति के अनुसार तो वह न्याय नहीं हो सकता। इसी प्रकार इन्होंने कई परिभाषाएं दी जो मैं आगे की स्लाइड में स्पष्ट करूंगा। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि इन सभी दार्शनिकों की न्याय की परिभाषा अलग अलग थी और ये लोग चापलूस हुआ करते थे। शिक्षा का स्वरूप इनके अनुसार इन्होंने अलग अलग रखा और पेशेवर शिक्षक थे, पैसे लेके ये ज्ञानार्जन का अध्ययन अध्यापन का काम किया करते थे। और इसमें भी खास बात ये थी कि जो जितना पैसा देगा उसको उस प्रकार ये लोग पढ़ाने का काम करते थे और अध्ययन अध्यापन का काम करते थे। इनकी मौलिक भावना विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास, विद्यार्थियों के ज्ञानार्जन की नहीं थी। इनकी मूल भावना अपने पैसे को बढ़ाना, अपने स्वयं के विकास, स्वयं को विकसित करना और स्वयं को फलीभूत करना था। अब बात आती है कि सुकरात से पूर्व ऐसे कौन कौन से सोक्रेटिस विचारक थे जिन्होंने अपना चिंतन दिया। तो मित्रों, यहाँ मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं, बहुत से चिंतक थे सुकरात से पूर्व। क्योंकि चिंतन कोई एक ऐसी कोई हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन नहीं कि वहाँ से अपन लाइन खींच दी और वहीं उसके बाद से ही चिंतन शुरू होगा। चिंतन की शुरुआत तब से है जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ। तो सुकरात से पूर्व भी बहुत चिंतन व्याप्त था अगर पाश्चात्य दृष्टिकोण से देखें तो। अब उसमें कुछ प्रमुख चिंतक हुए जिनकी बात का जिक्र हम यहाँ करेंगे। सबका जिक्र करना संभव नहीं है। कुछ प्रमुख चिंतक हुए जिन्होंने अपने विचार भी दिए और उन्होंने अपने अनुसार न्याय की भी अलग अलग परिभाषाएं दी। उसको यहाँ स्पष्ट करेंगे अपन। पहला है सेफालिस एवं पॉलीमार्कस। ये सुकरात से पूर्व के चिंतक थे, सेफालिस, और फिर इनके पुत्र थे पॉलीमार्कस। इन्होंने न्याय की अपने हिसाब से परिभाषा दी और इन्होंने ये कहा कि सत्य बोलना और अपने कर्ज को चुका देना ही न्याय है। लेकिन बाद में सुकरात ने इस बात का खंडन किया कि क्या सत्य बोलना और अपने कर्ज को चुका देना न्याय है? ये न्याय कैसे हो सकता है? कई बार तो आपने देखा होगा कि असत्य बोलना भी बहुत हितकर होता है। मान लो किसी व्यक्ति के प्राण संकट में हो और वह आपके घर पे शरण लेने आए और आप सत्य बोलने लग जाओ कि कोई पूछे कि वो व्यक्ति इधर आया था और आप कहो कि नहीं, ये तो मेरे घर पे छुपा हुआ है, आप पकड़ लो, और हो सकता है उसके प्राण चले जाए। तो ये न्याय कैसे हो सकता है? यानी सत्य बोलना न्याय कैसे हो सकता है? अगर उस दृष्टिकोण से देखें तो सत्य बोलना तो सबसे बड़ा अन्याय हो गया। इसी प्रकार जैसे सुरक्षा से संबंधित कोई व्यवस्था यदि आपके ध्यान में है और आपने उसको उजागर कर दिया तो वह न्याय कैसे हो सकता है? आप बताइए, वो न्याय कैसे हो सकता है? क्यों? अब जैसे मान लो कि अपने डिफेंस के जो अड्डे हैं, डिफेंस के जो आयुध भंडार जगह जगह अपन ने बना रखे हैं, यदि कोई व्यक्ति सत्य बोलकर उसको उजागर कर दे दुश्मन राष्ट्रों के सामने तो वह न्याय कैसे हो सकता है? वह तो सबसे बड़ा अन्याय है।
इसी प्रकार इन्होंने कहा कि अपने कर्ज को चुका देना न्याय है। अब देखिए, कर्ज को चुका देना भी न्याय कैसे हो सकता है? पहली बात तो यह है कि कोई व्यक्ति कर्ज कब लेता है? जब वह बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस करता है, बहुत ज़्यादा उसको आवश्यकता होती है, बहुत तंग हालत होती है, ऐसी स्थिति में वह कर्ज लेता है। अब यदि उसकी स्थिति सही होती तो वह कर्ज ही क्यों लेता? और अगर उसने कर्ज लिया है और देने की स्थिति नहीं है और आप ज़बरदस्ती उसको मारपीट कर अपना कर्ज वसूल कर रहे हो, तो ये न्याय कैसे हो सकता है? ये तो सबसे बड़ा अन्याय है। क्योंकि अगर उसकी कर्ज देने की स्थिति होती तो वो खुद ही दे देता। वो क्यों रखता अपने कर्ज को इतने दिनों पेंडिंग? और जब उसकी स्थिति देने की नहीं है और आप उसको जबरन कर्ज वसूल कर रहे हो, तो वह कैसे न्याय हो सकता है? तो कुल मिला के सुकरात ने इनके इस सिद्धांत का खंडन किया कि सत्य बोलना और अपने कर्ज को चुका देना यह न्याय नहीं हो सकता। न्याय वह होता है जो हर परिस्थिति में हर परिस्थिति में सही हो, हर परिस्थिति में सबके लिए समान हो, वह न्याय होता है। और ये इस दृष्टिकोण से खरा नहीं उतर रहा। दूसरे जो विचारक हैं वह है थ्रेसिमैक्स। थ्रेसिमैक्स कहते हैं कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाली ये बात करते हैं कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है। लेकिन क्या ये न्याय है? ये तो न्याय नहीं हो सकता। शक्तिशाली का हित न्याय है, ये कैसे न्याय हो सकता है? मान लो आज आपने डरा धमकाकर किसी व्यक्ति से कोई काम करवा लिया। अब ठीक है, आपकी बात का जब तक प्रभाव है, जब तक आप में ताकत है, जब तक आपका प्रभाव है तब तक तो वह आपकी बात को मानेगा। लेकिन जैसे ही आपका प्रभाव क्षीण हो गया, जैसे ही आपकी शक्ति कमजोर हो गई, वह आपकी बात को मानने से इनकार कर देगा, इग्नोर कर देगा। तो ये न्याय कैसे हो सकता है? ये कहावत है, बड़ी फेमस कहावत है कि जब काजी जी का कुत्ता मरा तो पूरा शहर उसकी बैठक में आया, लेकिन जब काजी जी मरे तो कोई भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि जब काजी जी का कुत्ता खत्म हुआ तब तक तो काजी जी का भय व्याप्त था पूरे शहर में, और डर के सारे शहर के लोग उसके यहाँ बैठक में आए। क्यों? क्योंकि कहीं काजी जी बुरा नहीं मान जाए, कहीं काजी जी रुष्ट नहीं हो जाए, नाराज नहीं हो जाए। लेकिन अब काजी जी स्वयं ही चल बसे। अब ऐसी स्थिति में लोगों का भय खत्म हो गया, और लोगों का भय खत्म हो गया तो लोगों ने इस बात को मानने से भी इनकार कर दिया। तो शक्तिशाली का हित न्याय नहीं हो सकता। शक्तिशाली का हित तो सबसे बड़ा अन्याय है, अगर मेरे दृष्टिकोण से आप देखो तो। तीसरे जो विचारक हैं ग्लाकन कहते हैं कि न्याय भय का शिशु है। न्याय भय का शिशु है। अब इसका क्या मतलब हुआ? न्याय भय का शिशु है यानी अगर डर है, देखिए न्याय भय का शिशु है, ये ग्लाकन कहता है। डर से न्याय पैदा करने की बात ग्लाकन कहते हैं। लेकिन डर से न्याय कब तक पैदा होगा? आपके अंदर जब तक डर व्याप्त है, जब तक आप उस व्यक्ति से डर रहे हो, तब तक तो आप उसकी बात को मानोगे। लेकिन जैसे ही उसका भय निकल जाएगा, आप उसकी बात को इनकार कर दोगे। आपने देखा होगा कि अपन किसी विद्यार्थी को या किसी बच्चे को जबरदस्ती प्रेशराइज करके अध्ययन करवाते हैं, पढ़ाई करवाते हैं, तो वह तब तक ही करता है जब तक वो आप प्रेशर में रहता है, भय में रहता है। जब उसका भय निकल जाता है तो वह आपकी इस बात को मानने से भी इनकार कर देता है, और जो मकसद आपका उसको सिखाने का था वो मकसद भी आपका पूरा नहीं हो पाता। तो न्याय भय का शिशु है। सुकरात ने इस बात का भी खंडन किया कि न्याय भय का शिशु नहीं हो सकता। तो इस प्रकार सुकरात ने उपरोक्त तीनों ही विचारकों के न्याय संबंधी विचारों का खंडन किया कि यह न्याय नहीं है। ये जो इन सोक्रेटिस विचारकों ने जो बताया, ये न्याय नहीं है, ये तो एक अन्याय की श्रेणी में, अन्याय की परिभाषा में आता है। फिर न्याय क्या है? तो न्याय की सुकरात ने बहुत व्यापक परिभाषा दी और उसके अपने मौलिक सिद्धांत थे। बाद में फिर उन सिद्धांतों को, उन विचारों को उनके शिष्य प्लेटो और फिर प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने व्यवहारिक रूप से आगे बढ़ाया। प्लेटो ने दार्शनिक रूप से आगे बढ़ाया और फिर अरस्तु ने उन सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप से समाज में आगे बढ़ाया। इसका अध्ययन हम आगे की कक्षा में करेंगे, आगे के व्याख्यान में करेंगे। यदि आपको मेरा व्याख्यान पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए
धन्यवाद। जय हिंद।